अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हमसाये के प्यार में गिरफ्तार हो जाती है और उसे रात को बाहर मिलने का कहती है। रात को वो चोरी उस लड़के से मिलने जाती है तो वहां वो लड़का नहीं बल्कि कोई और होता है। फिर कैसे उस लड़की की जिंदगी तबाह होती है, ये दर्दनाक कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अपनी बदनामी का सेहरा मेरे ही सर है। ना मैं नादानी में मोहब्बत करती और ना अपना सब कुछ लुटाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करती। ये उन दिनों की बात है जब काफी दिनों से हमारे घर के सामने वाला मकान खाली था और मालिक मकान किसी मुख्तसर फैमिली की तलाश में था। जल्द ही उसको किराएदार मिल गया। ये किराएदार रऊफ नामी नौजवान लड़का था। वो नज़दीकी गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था। वो सारा दिन बाहर रहता और रात को घर आकर पढ़ाई में मशगूल हो जाता। जल्द ही पास पड़ोस वालों ने महसूस किया कि उसकी सेहत खराब होती जाती है। जब वो गांव से आया था सुर्ख सफ़ेद और सेहतमंद था। बात में रंगत पीली पड़ने लगी और दुबला भी होता गया। एक रोज़ वालिद साहब को गली में मिला। उन्होंने पूछा, रऊफ बेटे, तुम्हें क्या हुआ है? क्या शहर का पानी रास नहीं आया जो रोज बरोज कमजोर होते जाते हो? अंकल, दरअसल मैं सुबह शाम होटल से खाना लेकर खाता हूँ, जबकि मुझको बाहर के खाने की आदत नहीं है। यही वजह है कि पेट खराब रहता है। वालिद साहब बोले, अगर तुम चाहो तो खाना हमारे घर से खा लिया करो। तालिब इल्मों का भी मुआशरे पर हक होता है। खाना तो रोज ही पकता है, एक आदमी का उसमें से निकल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है अंकल, जब जरूरत हुई बता दूंगा। इस गुफ्तगू के अगले रोज ही मालूम हुआ कि रऊफ अस्पताल में दाखिल है। किसी गैर मयारी होटल से खाना खाया तो फूड पॉइजनिंग हो गई। कॉलेज में तबीयत खराब हो गई। कॉलेज वाले ही अस्पताल ले गए। चपड़ासी को पैगाम देकर रऊफ ने हमारे घर भिजवाया था कि मैं फलां अस्पताल में दाखिल हूं। मेरे घर से अगर कोई आ जाए तो उनको बता दीजिएगा। शायद उन्हीं दिनों उसके घर से उसका भाई या कोई रिश्तेदार आने वाला था, तभी उसने ये पैगाम मेरे वालिद को भेजा। वालिद साहब रऊफ की अयादत को अस्पताल गए। वो वहां 5 दिन दाखिल रहा। उस दिन के बाद से उसके लिए एक टाइम का खाना हमारे घर से जाता। जब वो कॉलेज से आ जाता तो बेल बजा देता। मुलाजिम उसको खाना दे आता। रऊफ ने बहुत इसरार किया कि वो खाने की रकम हर माह दिया करेगा, लेकिन वालिद साहब ने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, हमसायों का भी हक होता है। कुछ दिन बाद हमारा मुलाजिम छुट्टी पर चला गया। वालिद साहब तो दुकान पर होते थे, लिहाजा अब रऊफ को खाना पहुंचाने का मसला था। मेरा भाई दुबई में था और घर में एक छोटी बहन थी जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। उसने तो साफ मना कर दिया कि वो खाना पहुंचाने रऊफ के घर नहीं जाएगी और वालदा नहीं चाहती थी कि रऊफ रोजाना हमारे घर में खाना खाने आए, क्योंकि इस तरह लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता। अब उसका यही हाल था कि जब वो कॉलेज से आता बेल देकर दरवाजे पर खड़ा रहता और खाना लेकर अपने घर चला जाता। खाना खाने के बाद दोबारा बर्तन देने आता, बेल देता और हम बर्तन ले लेते। बज़ाहिर ये आसान काम मगर खासा मुश्किल था। कभी अम्मी फारिग ना होती तो ये फर्ज मुझको ही अंजाम देना पड़ता। एक रोज वो खाना लेने ना आया, अगले रोज भी ना आया। अम्मी बुर्का ओढ़कर उसके दरवाजे पर गई। बेल दी, वो बाहर आया तो पूछा, बेटा खाना क्यों नहीं ले रहे? कहने लगा, खाला जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है और मुझको असहाल की भी तकलीफ हो गई है। अच्छा बेटा, तो मैं खिचड़ी बनवाकर भेज देती हूँ। अम्मी ने मुझसे कहा कि खिचड़ी बना दो। मैंने खिचड़ी तैयार कर ली तो खाला का फोन आ गया कि उनके शौहर की तबीयत खराब है और उनको अस्पताल ले गए हैं, फौरन आ जाओ। वालदा ने बुर्का सर पर डाला और खाला के घर जाने निकल गई। उनको ये भी याद ना रहा कि रऊफ को खिचड़ी देनी है। काफ़ी सोच विचार के बाद बिलाखिर मैंने ही हिम्मत की। चादर लपेट मैं खिचड़ी ले उसके दरवाजे पर पहुंची। बेल दी, कोई जवाब ना आया। सोचा शायद रऊफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सो हिम्मत करके उसके घर के अंदर चली गई, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। दबे कदमों डरती डरती आगे बढ़ी। वो कमरे में न था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनी। खिचड़ी उसके कमरे में पड़ी टेबल पर रखकर मैं उल्टे कदमों लौटी
तो वो वॉशरूम से निकल आया। कहने लगा, आपको जहमत करना पड़ी, शुक्रिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अम्मा को खाला के यहाँ जाना पड़ गया, तभी मैं आ गई। अच्छा, बर्तन लेती जाइए। उसने प्लेट में खिचड़ी निकाली, बर्तन खाली कर दिए। मैंने बर्तन उठाए और घर को आ गई। इस पहली जुर्रत के बाद मेरी झिझक खत्म हो गई। अब जब भी मैं फारिग होती, दरवाजे से झांकती, अगर कोई गली में इधर उधर ना होता तो तेजी से उसके घर के अंदर चली जाती और खाना देकर आ जाती। शुरू में हम सलाम दुआ के सिवा और कोई बात न करते थे। रफ्ता रफ्ता हिजाब कम होने लगा और मैं ठहर कर उसके साथ थोड़ी देर कोई इधर उधर की बातें कर लिया करती थी। अभी तक मोहल्ले वालों को इल्म न था कि मैं उसे खाना पहुंचाती हूं। एक रोज बदकिस्मती से मोहल्ले की एक औरत ने मुझको रऊफ के घर से निकलते देख लिया। बस फिर क्या था, बात मुंह से निकली और कोठों पर चढ़ी। वो एक लगाई बुझाई करने वाली औरत थी। हर तरफ इस बात को फैला दिया और यूं सारे मोहल्ले में बदनाम हो गई। माँ ने स्कूल से उठा लिया और इस डर से घर से मेरा बाहर निकलना बंद करा दिया कि कहीं इस मामले की खबर मेरे वालिद को ना हो जाए। अब तक तो हमारे दरमियान कोई ऐसा वैसा मामला न था, लेकिन पाबंदी लगी तो ना जाने क्यों दिल को बेकली रहने लगी। महसूस हुआ कि मेरे दिल में उसकी जगह थी जो अब उसकी जुदाई मुझे तड़पाने लगी थी। इंसान पर पाबंदियां लग जाएं तो कर्ब की शिद्दत भी दो चंद हो जाती है। अब मैं उससे मिलने की नई नई तरकीबें सोचने लगी। एक बार खत लिखकर उसके घर के अंदर फेंक दिया, जिसमें लिखा था कि गली में निकलकर अपनी सूरत दिखा दिया करें, कहीं तो पल भर को मिलो। उसने उस खत का कोई जवाब ना दिया। मुझको और ज्यादा बेकरारी लगी। एक और खत लिखकर दरवाजे से झांका, देखा कि गली में कोई नहीं है तो तेज कदमों से उसके घर की तरफ गई। उसके मकान की वो खिड़की जो सेहन में खुलती थी वो खुली हुई थी। हाथ आगे करके खत सेहन में फेंककर उल्टे कदमों घर में घुस आई। अब रऊफ को यकीन हो गया कि जब तक वो मुझको जवाब ना देगा मैं इसी तरह अहमकाना हरकतें करती रहूंगी। सो अगले रोज उसने दोपहर के बाद हमारी बेल बजाई। अम्मी नमाज पढ़ रही थी। मेरी छठी हिस्स ने कहा, हो ना हो वही है। दबे कदमों दरवाजे पर पहुंची, झांका तो वही था। कहने लगा, मेरे मकान में मेरे कॉलेज के दोस्त और क्लास फेलो भी आ जाते हैं, लिहाजा अब तुम मेरे घर में मत आना। तो फिर गली में ही मेरी बात सुन लो। आखिर तुमने मुझसे क्या बात करनी है, अभी कह दो। अभी अब्बा के आने का वक्त हो रहा है, वो अचानक आ गए तो मुझसे दरिया पर मिलो। मेरी सहेली का घर वहां करीब है, मैं उसके घर का कहकर जाऊंगी। दिन को तो मुझे पढ़ाई करना होती है, कल से इम्तिहान शुरू हैं। अच्छा, तो फिर रात को मिल लो। रात को? उसने हैरानी से कहा, हाँ, दरिया 2-4 कदम पर तो है। रात को अम्मी अब्बा जल्दी सो जाते हैं, मैं अंधेरे में निकलकर दरिया पर आ जाऊंगी। देखो, आज रात जरूर आना। ऐसा ना हो कि तुम ना आओ और मैं वहां तुम्हारे इंतजार में रात भर बैठी रह जाऊं। ऐसा कहकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब रऊफ के पास इसके सिवा चारा ना रह गया कि वो रात को दरिया किनारे जाकर बैठ जाए और मेरा इंतजार करे। इत्तफाक के उस रोज अम्मा और अब्बा देर तक बातें करते रहे और कहीं 12 बजे तक सोए। जो ही वो सोए, मैंने दबे कदमों सेहन अबूर किया और आहिस्ता से कुंडी खोल गली में झांका। आसमान पर सितारों की मध्यम रोशनी थी। गली सुनसान थी और वहां दूर दूर तक कोई ना था। जाने दिल की गली का क्या जोर और जज्बा होता है कि इंसान ना आंधी देखता है और ना तूफान। इंसानों का खौफ रहता है और न भूत परीत का। तेज तेज कदम उठाती तकरीबन 7 मिनट में दरिया किनारे जा पहुंची। अगरचे मुझे आने में देर हो गई थी तो भी यकीन था कि वो वहां जरूर होगा। हजारों वसवसों का खौफ दिल पर उठाए जब मैं दरिया तक पहुंची तो देखा कि वहां वो न था। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो कोई बैठा नजर आ गया। मैं समझी रऊफ है जो मेरा इंतजार कर रहा है। जब जरा और आगे गई तो क्या देखा कि वहां वो तो नहीं, कोई और बैठा है। मैं डर कर वापस पलटने लगी तो वो बोला, डरो नहीं बहना, मुझे रऊफ ने भेजा है। उसको सख्त बुखार है, वो मेरे घर में लेटा है, तुमको बुला रहा है। मैंने कहा, रात आधी हो चुकी है, अब तुम्हारे घर गई तो वापस अपने घर कब पहुंचोगी? मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, अब आ गई हो तो उसकी बात सुन लो। ये लो, उसने पर्चा लिखकर मुझे दिया है, खुद पढ़ लो अगर मेरी बात का यकीन नहीं है।
उसने जेब से टॉर्च निकाली और पर्चे पर डाली। मैंने पढ़ा, लिखा था मुझको शदीद बुखार है, 2 घड़ी देखने को आ जाओ। अंदाजे तहरीर उसी का था। मैं उसकी तकलीफ का सोचकर तड़प उठी। बगैर सोचे समझे उसके दोस्त के पीछे पीछे चल दी। जरा आगे आए तो स्कूटर नजर आया। वो बोला, इस पर बैठ जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। तुमको वापस भी इसी सवारी पर ले आऊंगा। न जाने किधर किस रास्ते वो मुझे ले चला। उस वक्त मेरी मत मारी गई थी। रऊफ के बुखार का सुनकर उसके पीछे चल दी। हालांकि मुझे वापस घर को पलट जाना चाहिए था। रऊफ की सोचों में ऐसी डूबी हुई थी कि अंदाजा ना हुआ कितनी दूर चली आई हूं। जब एक मकान के सामने स्कूटर रोककर उसने उतरने का कहा तो मुझे होश आया। अब मैं कुली तौर पर उसके रहमो करम पर थी। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा, तुमने यहां आकर बड़ी गलती की है। धड़कते दिल के साथ आधी रात को मैं एक अनजाने घर में दाखिल हो गई। तसव्वुर में रऊफ का प्यारा चेहरा था और कुछ सोचना थी। जब अंदर गई वहां बिस्तर जरूर बिछा था, मगर उस पर रऊफ ना था। इधर उधर देखा, शायद दूसरे कमरे में हो। अभी मैं जायजा ले रही थी कि दरवाजा बंद करने की आवाज आई। वो शख्स जो मुझे लाया था दरवाजा बंद कर चुका था। इतने में दूसरे कमरे से 2 और आदमी भी आ गए, मगर उनमें कोई रऊफ ना था। मैंने पूछा, रऊफ कहाँ है? उनमें से एक बोला, उसे भूल जाओ, वो दरिया में डूब चुका है। अब हम हैं तुम्हारे रऊफ। इसके बाद क्या कहूं? कलम तो खून के आंसुओं में डबोकर लिखूं तो सारे बदन का लहू काम आ जाएगा। मैं कितनी बेबस लड़की और ये इंसान नुमा दरिंदे जो कदम बिना सोचे समझे उठाया, वो मुझे किस राह ले आया। रात सर पर से ऐसी गुजरी जैसे डाइन हो। हजारों गिद्ध और चीलें चलाती हुई कानों में महसूस हो रही थी। सुबह हुई भी तो कितनी स्याहियां सिमट कर मेरे दामन में ले आई। उजाला तो फिर हुआ ही नहीं। मैंने अगर एक गलती कर ली थी तो दूसरी नहीं करनी थी, मगर अगली सबसे बड़ी गलती ये की कि अब्बा के खौफ से सुबह घर पहुंचने की कोई तदबीर ना की। हालांकि मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती, जो होता सो होता। बाबल की छत से तो न जाती, मगर मैं तो वहीं बैठी रोती रही। रऊफ को कोसती रही कि उसने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया था या वो खुद किसी का शिकार हो गया था। भूलपन से अपने किसी दोस्त को अपना राजदार बनाकर उनको मौका फराहम किया था। ये अक़दा तो कभी खुल ही ना सका। घर जाती तो ये अक़दा खुलता, लेकिन घर किस मुंह से जाती? मेरी हालत मेरी बर्बादी का नौहा थी। भला कौन मुझे कबूल करता? शायद अब्बा जान मुझको देखते ही शूट कर देते। दोपहर तक मैं रोती रही। वो लोग घर को ताला लगाकर चले गए। मैंने पास पड़ोस में झांका और न शोर मचाया। यही जी चाहा कि अपनी बदनामी का ज़ेहरा गाने से बेहतर है कि यहीं प्यासी दफन हो जाऊं। शाम को वो लोग आ गए। कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी है। उनके हत्थे चढ़ गए तो अखबारों में तस्वीर आ जाएगी। बेहतर है निकल चलो। उन्होंने ना तो मुझे रऊफ तक पहुंचाया और ना मेरे घर तक, बल्कि एक कार में लाहौर ले आए और यहाँ शाही मोहल्ले में एक औरत के घर पर छोड़कर चले गए। उस औरत ने मुझे दिलासा दिया। वो कहती कि मुझे माँ समझो, मगर वो माँ नहीं, माँ के नाम पर धब्बा थी। वो मुझे हीरा कहकर मुतारिफ कराती थी। न जाने कब तक ये हीरा उस गंदी जगह पर बिकता कि एक रोज एक शख्स जो वहां अपना दिल खुश करने आया था, मैंने उसे अपना किस्सा सुनाकर इल्तिजा की कि मुझको मेरे वालिदैन तक पहुंचा दो, बेशक वो मुझे शूट कर दे। इस जगह रहने से तो बाप के हाथों मर जाना बेहतर है। उस आदमी को तरस आया और उसने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। वहां सब बदल चुका था। माँ मेरी याद में रो रो कर अंधी हो चुकी थी। बाप ये बेइज्जती सह न सका और दुनिया से ही रुखसत हो गया। भाई ने दरवाज़ा तो खोला, लेकिन कोई भी ताल्लुक रखने से इनकार कर दिया। वही आदमी मुझे वापस अपने साथ ले आया, मेरे साथ निकाह किया और मैं अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पर जिंदगी में एक गलती मुझे गुनाह की एक ऐसी गार में ले गई जहां सिर्फ दलदल है। दलदल थी। मुझे मेरे शौहर ने कोई भी ताना नहीं दिया, लेकिन हरदम ये धड़का लगा रहता है कि ये मेरा आखिरी ठिकाना है भी कि नहीं। दोस्तों, बेशक लड़की जब गलत कदम उठाती है तो नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए सोच समझ कर चलना चाहिए और ऐसे किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है दोस्तों? कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।